नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल टैक इन हिंदी। दोस्तों, जो हमारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण है, इन्होंने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। और ये सर्कुलर है आपका, जो जितने भी एनपीएस सब्सक्राइबर हैं जो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं, तो एनपीएस से पैसा निकालने के लिए इन्होंने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसमें पूरा तरीका और किस किस कंडीशन में आप पैसा निकाल सकते हैं। तो ये 12 जनवरी 2024 को ये जारी किया गया है और ये लागू होगा दोस्तों 1 फरवरी 2024 से। जो एनपीएस से जो पार्शियली विड्रॉल के नियम हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये इनका मास्टर सर्कुलर है और इसका सब्जेक्ट इन्होंने दिया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत संचित पेंशन योजना का आंशिक प्रत्याहरण यानी कि पार्शली विड्रॉल करने के जितने भी नियम हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। अब इस सर्कुलर को इन्होंने 4 भागों में दोस्तों दिया है। भाग 1 है परिचय, दूसरा है सामान्य दिशा निर्देश, तीसरा है विशेष दिशा निर्देश और चौथा है कि मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची। यानी कि ये जो मास्टर सर्कुलर है, इसमें और कितने सर्कुलर को इन्होंने समायोजित किया है वो भाग 4 में दिया गया है। तो इसकी मुख्य मुख्य चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो इसके है सामान्य दिशा निर्देश। तो सामान्य दिशा निर्देश में देखिए दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि यह मास्टर प्रपत्र 1 फरवरी 2024 से प्रभावी होगा, किंतु उसके लागू होने की स्थिति में उनके संचालन और प्रभाव के प्रतिकूल प्रभाव से तब तक मुक्त रहेगा जब तक कि उन्हें मास्टर प्रपत्र के तहत शामिल नहीं कर लिया जाता। यानी कि जो इस मास्टर प्रपत्र में जितने सर्कुलर शामिल हो जाएंगे वो 1 फरवरी 2024 से लागू होंगे। इसके अलावा जो अलग प्रपत्र होंगे वो अपना अलग काम करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसमें आंशिक प्रत्याहरण का उद्देश्य, यानी कि जो इसका भाग 3 है, यह है इसका दोस्तों मेन भाग। इसमें दिया है कि आंशिक प्रत्याहरण का उद्देश्य, यानी कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से आप एनपीएस से निकासी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण इन्होंने दिया है कि जो एनपीएस सब्सक्राइबर है, जो एनपीएस के तहत कर्मचारी है, के बच्चों की उच्च शिक्षा जिसमें कानूनी रूप से गोद लिया हुआ बच्चा भी शामिल है। अगर जो कर्मचारी है वो अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसे निकालना चाहता है तो निकाल सकता है। गोद लिया हुआ बच्चे के लिए भी वो ऐसा कर सकता है। अगला है दोस्तों सब्सक्राइबर के बच्चों का विवाह, जिसमें कानूनी रूप से गोद लिया बच्चा भी शामिल है। अगर एम्प्लॉय के बच्चों की शादी है उसके लिए भी वो पैसा निकाल सकता है। और इससे अगला पॉइंट तीसरा दिया दोस्तों, अभिदाता द्वारा स्वयं के नाम या कानूनी रूप से विवाहित अपने जीवन साथी के साथ संयुक्त रूप से किसी मकान, आवासीय मकान या फ्लैट की खरीद या निर्माण। यानी कि अगर कोई जो एनपीएस सब्सक्राइबर है, जो न्यू पेंशन सिस्टम के अंतर्गत कर्मचारी है, वो अपना मकान बनाना चाहता है या खरीदना चाहता है तो इससे पैसे निकाल सकता है। हालांकि यदि सब्सक्राइबर से पहले से ही एक आवासीय घर या फ्लैट का स्वामी है तो निकासी की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर उसके पास पहले से ही घर मकान है तो वो इसके लिए पैसे जो निकासी एनपीएस से नहीं कर सकता है। लेकिन पैतृक संपत्ति के अलावा अगर पैतृक संपत्ति है, अपना अलग से लेना चाह रहा है, तो इसके लिए दोस्तों वो पैसे एनपीएस से निकासी कर सकता है। अगला इन्होंने दिया है दोस्तों निर्दिष्ट बीमारियों के उपचार। अब यहाँ दोस्तों कुछ बीमारी दी हुई है कि अगर उनका उपचार कराना चाह रहा है कोई कर्मचारी, एनपीएस कर्मचारी, तो वो इसमें से पैसे निकाल सकता है। देखिए, कैंसर और ये हो गया किडनी फेलियर हो गया। इसके बाद प्राथमिक पल्मोनरी धमनी, हाई ब्लड प्रेशर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्रमुख अंग प्रत्यारोपण, कोरोनरी धमनी, बाईपास ग्राफ्ट, महाधमनी ग्राफ्ट सर्जरी, हार्ट वाल्व सर्जरी, स्ट्रोक, हृदय पेशी रोध गलन, कोमा, पूर्ण अंधापन, पक्षाघात, गंभीर जीवन घातक प्रकृति की दुर्घटनाएं और कोविड-19 जैसी बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती और उपचार का खर्च शामिल है। अगर इस प्रकार की बीमारियां हैं तब भी एनपीएस का जो फंड है उससे पैसे निकाल सकते हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों सब्सक्राइबर की विकलांगता या अक्षमता से उत्पन्न होने वाले चिकित्सा और आकस्मिक व्यय, तब भी वो पैसा निकाल सकता है।
और कौशल विकास, पुनः कौशल विकास या किसी अन्य स्वविकास गतिविधियों के लिए सब्सक्राइबर द्वारा किया गया व्यय। इसके अलावा है सब्सक्राइबर द्वारा स्वयं के उद्यम या किसी अन्य स्टार्टअप की स्थापना के लिए किए गए व्यय। तो ये कुछ रीजन थे, इन रीजन के लिए आप जो है एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो पार्शियली विड्रॉल है उसका लाभ उठाने के लिए क्या पात्रता मानदंड हुए और क्या सीमा है, क्या आवृत्ति है। अब सबसे पहले इन्होंने दिया है कि सब्सक्राइबर को शामिल होने की तिथि से कम 3 वर्षों तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का सदस्य होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी जॉब लगी है और आपका जो एनपीएस में पैसा कटना शुरू हो गया है तो 3 साल की सर्विस आपकी हो जाए, उसके बाद ही आप एनपीएस से पार्शियली विड्रॉल के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा दूसरा नंबर इन्होंने दिया है दोस्तों कि आंशिक प्रत्याहरण राशि यानी कि पार्शियल विड्रॉल के लिए आवेदन की तिथि तक नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में कुल अंशदान के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंशदान पर सृजित रिटर्न आंशिक प्रत्याहरण करने वाले पात्र नहीं है। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एम्प्लॉय का बेसिक प्लस डीए का 10% एनपीएस में जमा होता है और जो एम्प्लॉयर है उसका 14% जमा होता है, तो एम्प्लॉय ने जो अपना 10% जमा हो रहा है उसी का 25% वो उसमें से निकाल सकता है। इसके अलावा अगला नंबर इन्होंने दिया है कि एक अभिदाता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अपनी पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 3 आंशिक प्रत्याहरणों की अनुमति है। यानी कि जो एनपीएस सब्सक्राइबर है वो पूरे लाइफ में सिर्फ 3 बार एनपीएस फंड से अपना पैसा निकाल सकता है, आंशिक विड्रॉल कर सकता है। और फाइनल विड्रॉल तो लास्ट में होता ही है, लेकिन 3 बार सर्विस के दौरान आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद में आंशिक प्रत्याहरण के लिए पिछले आंशिक प्रत्याहरण की तिथि से अभिदाता द्वारा किए गए केवल वृद्धिशील अंशदान को अनुमति दी जाएगी। अब यानी कि मान लीजिए आपने एक बार पैसा निकाल लिया और दूसरी बार जब आप पैसा निकालना चाह रहे हैं तो पिछली बार जो आपने पैसा निकाला उसके बाद जितना आपका अमाउंट उसमें जमा हुआ है उसका आप दोस्तों 25% निकाल पाएंगे। तो ये इन्होंने जो नियम है पार्शियली विड्रॉल के बना दिए हैं। और इसमें दोस्तों कितने सर्कुलर्स को इन्होंने समायोजित किया है वो भी देखिए यहाँ पे दिया है। जितने भी जो सर्कुलर हैं इसमें इंक्लूड करके अब इनको एक मास्टर सर्कुलर उन्होंने बना दिया है और 1 फरवरी 2024 से ये जो मास्टर सर्कुलर है ये लागू हो जाएगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।